हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे स्लाइंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, अक्सर एक लांछन लगाया जाता है कि भारत का संविधान कॉपी किया हुआ है, दुनिया के अलग अलग देशों से कॉपी किया गया है। लेकिन इस बात पे मैं कहता हूँ कि भीम राव अंबेडकर साहब ने इस बात को बड़ी प्राउडली कहा था कि हमें इस बात को लेकर के गर्व है कि हमने अपने भारत के संविधान को दुनिया के तमाम संविधानों को छानने के बाद बनाया है ना। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये कॉपी है मात्र, वो शायद संविधान को अच्छे से नहीं जानते या भारतीय संविधान को उन्होंने पढ़ा नहीं। तो बेसिकली कॉपी करना, ब्लाइंडली कॉपी करना एक बात होता है, और दूसरी बात कि संविधान के भिन्न भिन्न प्रस्तावों को देख करके भारत की परिस्थितियों के अनुकूल उसे ढालना एक अलग बात है ना। तो हमारे भारत का संविधान जो बनाया गया, हालांकि दुनिया के लगभग सभी संविधानों से लिया गया है कंटेंट, मगर अपने आप में ये यूनिक है और सबसे अलग है उन संविधानों से। तो इसलिए भारत के संविधान को हम सिर्फ कॉपीड नहीं कह सकते कि ये कॉपी किया हुआ है। तो आज हम इसके अलग अलग स्लाइंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, है ना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बल्कि लिखित संविधान किसी और दूसरे देश का नहीं। तो क्या है कि पहला तो लेंथीएस्ट, बड़ा सा लंबा सा, और दूसरा रिटन। क्या है, संविधान दो तरह के हैं कि एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। जैसा कि ब्रिटेन में पाया जाता है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत जैसे देश में या अमेरिका जैसे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित रूप में। तो भारत में लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है। तो लंबा संविधान होने के पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो ये कि भारत का जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है ना, वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि भारत बहुत ही वृहत है, इसमें अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। तो हमें उन सभी समुदायों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी डिमांडें क्या हैं, उनकी मांग, उनके कंसर्न्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हमें संविधान में रखना पड़ेगा। तभी तो एक संविधान बेहतर बनेगा, अच्छा संविधान होगा एक देश के लिए, जब हम देश के सभी तमाम समुदायों और तबकों को ध्यान में रख करके चलेंगे। तो जोग्राफिकल फैक्टर पहला हो गया। दूसरा है कि इसका हिस्टोरिकल फैक्टर। जैसा कि हमने कहा कि हमने अलग अलग संविधानों को देखा, समझा, पढ़ा, तब जा कर के हम उसको लिखते हैं, है ना। तो 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहाँ से हमने सीधे तौर पर बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया है 1935 से लेकर के। वहाँ पे जो जितना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो चीज़। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ, लाइक मतलब सेंटर के लिए भी सेम और स्टेट के लिए भी, जितने स्टेट हैं सब के लिए सेम। भारत में ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए अलग संविधान हो। संविधान एक ही है जिससे पूरा देश चलता है, और राज्य और केंद्र दोनों के लिए संविधान एक ही है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चौथा एक बड़ा कारण लोग ये भी मानते हैं कि जब इतने ज़्यादा बैरिस्टर ही होंगे सभा में, वकील महाशय सब लोग होंगे, तो निश्चित रूप से वो संविधान बड़ा ही बनेगा। कि जिस सेंटेंस को हम आम भाषा में लोग थोड़ा सा में कह देते हैं, वो उनका क्या है कि भैया लंबा बोलेंगे एकदम, है ना, और बड़े एकदम अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आम जनता कभी पढ़ ही ना पाए। और इस बात को लेकर के संविधान की आलोचना भी बहुत होती है कि ये संविधान आम जनता के लिए बनाया ही नहीं गया है।
खैर, तो ये सारी चीज़ें थी जो संविधान को एक बृहत, बड़ा और लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिम्मेदार फैक्टर माने जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कारण ये भी है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, ठीक है, कि हमारा देश चलेगा कैसे। दूसरा, हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं जो कि दूसरे देशों में संविधान से इतर यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में छोड़ दिया गया कि विधायिका बनाएगी कानून और उसके अनुसार चलेगा, लेकिन यहाँ पे उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को भी या उन पॉइंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, तो इसलिए संविधान और भी बड़ा हो गया, है ना। दूसरा जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सक्सेसेस सोर्सेस, माय गॉड, ओके, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। दूसरा जो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमने बहुत सारे सोर्सेस से लिया है, जैसा कि अभी हमने कहा कि कॉपी किया है संविधान को, है ना। और ये विशेषता में इसलिए गिना जाता है क्योंकि हमने जैसा कहा कि संविधान सभा के जो निर्माता हैं, संविधान सभा के कह रहा हूँ मैं, संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर, एक्चुअली ड्राफ्ट करता है, निर्माता तो पूरे संविधान सभा, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को छान करके अपने देश का संविधान बनाया, और हमें इस बात को कहते हुए बड़ी प्राउड महसूस हो रहा है कि हमने कुछ बेहतरीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, समझा, और जो पहले से ही प्रैक्टिस में रहे हुए हैं, मतलब वो प्रोविजंस, उन्हें हमने लिया है। मतलब ट्रायल एरर बहुत सारे हो चुके दुनिया में, अब हमने एकदम सक्सेसफुल मॉडल को उठा के अपने देश में रख दिया। नाउ तो हमने जैसा कि कहा कि हमने बहुत अलग अलग जगहों से लिया, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि रसिया है आज की डेट पे, और फ्रांस, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और भी दूसरे देशों से हमने दूसरे देशों के संविधान से हमने अपने संविधान में कॉपी किया, उनके अलग अलग प्रोविजंस हमने कॉपी किए। और ख़ास तौर से 1935 का हमने बार बार जिक्र किया कि वहाँ से हमने बहुत सारा डाटा उठाया है। डाटा बोले, बिल्कुल डाटा बोले, ओके। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी तीसरा जो विशेषता है कि हम संविधान दो तरह के होते हैं, फ्लेक्सिबल और कठोर, या लचीला या कठोर जो कहते हैं हम। तो जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है वो काफ़ी कठोर माना जाता है, और ब्रिटेन का काफ़ी लचीला माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कि कठोर जो है, कठोरता और लचीलापन किससे डिसाइड होता है। कठोरता डिसाइड होता है कि संविधान के मामले में, संविधान के संशोधन करने में कितनी रियायत है। मान लीजिए अमेरिका में एक स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी संशोधित करने के लिए, तो उस स्पेशल मेजॉरिटी में सारे मेंबर्स जुटते हैं, फिर उसमें उन सभी की 2/3 प्लस वोटिंग लगती है ना। ऐसा नहीं है कि आधा से ज़्यादा मेंबर अब्सेंट हैं और वोटिंग हो गई और पास हो गया कानून, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कठोर है। दूसरा कि उस राज्य में भी, जैसा हमने कहा ना कि एक फेडरल स्ट्रक्चर, मस्त फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है, तो अमेरिका के जो सेंटर है और स्टेट है, दोनों की सहमति जब तक पूरी तरह से नहीं मिलेगी तब तक संशोधन होगा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं उसको बहुत कठोर है। और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, सिवाय एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा। इतनी फ्लेक्सिबल है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो हमारा जो है, हमारा ना फ्लेक्सिबल है ना ही हमारा रिजिड है, हमने दोनों का मिक्सचर लिया है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब कैसे, देखिए, एक हमारे संविधान में संशोधन की जो ताकत दी गई है उसे पार्लियामेंट को दिया गया, और पार्लियामेंट दो तरीके से संशोधन करती है। पहला 368 के द्वारा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत, और 368 के अलावे और भी दूसरी सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन करती है, जैसे कि नागरिकता वाला भी हो गया, है ना। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है स्पेशल और मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबल का। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें रिजिड होना ज़रूरी है, और उसमें सबकी सहमति, अनुमति से चले देश तो ज़्यादा बेहतर है, और उसमें हमें 368 की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी चीज़ों में फ्लेक्सिबल होने की। तो उसमें जैसे ऑर्डिनरी लॉ पास करते हैं वैसे हो जाता है। अब उसमें डिटेल डिस्कस बात नहीं करेंगे, लेकिन बात
मोटा मोटी यही है कि फ्लेक्सिबल रिजिड। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसेस। अब देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम, हमने संविधान अपनाया, हमने कहीं भी फेडरल शब्द का जिक्र नहीं किया, हमने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट लिखा, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं लिखा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है पॉलिटी का हमारा वो फेडरल है। मतलब हमने 2 या 3 इकाई क्रिएट की है, स्टेट प्लस सेंटर, और दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा लिखित तौर पर संविधान में किया गया है। लेकिन वहीं संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान जोड़े गए हैं जो दिखाता है कि यूनिटरी बायस है। कैसे? यूनिटरी का मतलब क्या है कि केंद्र की ओर ज़्यादा शक्ति समाहित होगी और केंद्र अधिक नियंत्रण रखेगा पूरे देश में। यहाँ तक कि उन मामलों में राज्य को भी केंद्र के अधीन रहना पड़ेगा। केंद्र के अधीन राज्य ये नहीं कह सकता कि हम तो बराबरी करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर हैं और हमें सहमति से चलना पड़ेगा, नहीं कह सकता। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। हमारा हम इसे इसलिए कहते हैं कई बार क्वेसी फेडरल, मतलब अर्ध क्या कहते हैं फेडरल को हिंदी में, भूल गया यार, जो भी है, तो फेडरल सिस्टम, ठीक। ओके, नाउ हम पांचवा इसका फीचर जानते हैं, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक मेन एजेंडा हम कह सकते हैं इसमें। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने स्टेट और सेंटर दोनों ही जगहों पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हटा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसमें आपका 2 हेड होते हैं, नॉमिनल हेड और रियल हेड। अब सरकार के 2 हेड होते हैं, नॉमिनल और रियल। अब रियल हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री और पूरे जो कैबिनेट होता है ना। दूसरा हो गया नॉमिनल कौन? केंद्र के स्तर पे देखें तो प्रेसिडेंट, राज्य के स्तर पे देखें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल रियल हो गया, और गवर्नर नॉमिनल हो गया। अब नॉमिनल का काम क्या है? जैसा नॉमिनल मतलब नाममात्र, जितना भी काम होता है वो उन्हीं के नाम पर होता है, इसलिए वो नॉमिनल गवर्नमेंट है। लेकिन असली शक्ति और ताकत जो दिया जाता है संविधान के द्वारा हस्तांतरित किया गया है असली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस हो गया। दूसरा है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जब भी सरकार बनती है तो ऐसे पार्टी की बनती है जो बहुमत लाता है, या एक कॉलिजन जो बनता है उसकी बहुमत की आवश्यकता होती है, और वही जो पार्टी है या गठबंधन है सरकार बनाती है। हमेशा ऐसा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, है ना। तीसरी जो विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मतलब कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कार्यपालिका जो सरकार बनती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह। मतलब क्या? जवाबदेहिता का क्या मतलब है कि सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद क्या कि जो आपने कांड किया है उसके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और इसका सबसे बेहतर जो उदाहरण हो सकता है जो एक्सट्रीम लेवल पे, वो है अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, पारित करना, जिसमें कि सरकार ही गिर जाती है, सरकार को ही गिरा दिया जाता है। पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह या फिर विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, इसी को कहते हैं कि सरकार को बच के चलना पड़ता है और संविधान के नियमों के दायरे में रहकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सरकार बना लिए तो हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब बिल्कुल ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर ठीक है, चलेगा, नहीं चलेगा। ओके, इट्स जस्ट कीप क्वाइट। ओके, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, डेफिनेटली जो हमने बात किया। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो निचला सदन होता है हमेशा विघटित होता है, और विघटित होता है इसलिए 5 साल में चुनाव होता है ना। तो चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, दोनों ही निचले सदन हैं, दोनों ही स्तरों पर, है ना। तो वहाँ पे चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव हमारे देश में होता है, विधानसभा का चुनाव हमारे राज्य में होता है ना। तो ये है मोटा मोटी पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स, जो कि संविधान का एक मुख्य प्रोविज़न है, प्रावधान है ना, प्रावधान है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं,
हम इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से। कैसे? तो वेस्टमिंस्टर तो हो गया कि लंदन के जहाँ पे ये व्यवस्था का इजाद हुआ, वेस्टमिंस्टर एक जगह का नाम, वहाँ से, तो इसलिए हम वेस्टमिंस्टर कहते हैं। दूसरा है कि हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेह, विधायिका को जवाब देना पड़ता है। तीसरा हमने कहा कि कैबिनेट की सरकार, मतलब कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री जो होता है वो उसी मंत्रिमंडल का, है ना, मुखिया होता है, प्रथम होता है, तो इसलिए कैबिनेट की सरकार होती है। और कई बार इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कह देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की भूमिका जब मेजोरिटी खूब होती है ना तो बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कह देते हैं। ये सब जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि एक संविधान की विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान की विशेषता में और क्या है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरिन नहीं है ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान में ना, हमारे पार्लियामेंट में ना, हमारा पार्लियामेंट चलता है लिखित संविधान से, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो अनरिटन है। और वहाँ की पार्लियामेंट जुडिशरी भी है अपने आप में, सबसे जो हाईएस्ट फैसला सुना सकता है वहाँ का पार्लियामेंट सुनाएगा, वहाँ का पार्लियामेंट सुनाएगा। लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 13 है, 32 है, जुडिशियल रिव्यू है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को बरकरार रखता है। मतलब संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखी जाती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, और इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट की जो सॉवरिन पावर है वो कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है ना। तो जब भी कोई अनुचित कानून या ऐसे प्रावधान बनाए जाएंगे तो उसे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा काटा जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारा पार्लियामेंट भी पावरफुल है। तो हमने उसकी जगह पे क्या अपनाया? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे पास पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी के साथ, जुडिशियल सुप्रीमेसी के साथ। भारत जैसे हम कहते हैं एक सॉवरिन नेशन है, और पार्लियामेंट ही सॉवरिन ना हो तो गए काम से। लेकिन एंटायरली अगर पूरे समग्र रूप से देखा जाए तो संविधान हमारा सर्वोच्च है, हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, और जो सरकार है वो संविधान के दायरे में रह कर के काम करती है, और संविधान हमारा जो है सो बेहतर बना रहता है। और कैसे बना रहता है? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। और यस, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, some restrictions, limitations, questions, etc. etc. नाउ हम बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट विशेषता है वो ये है कि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश में है। ये संविधान का ही दिया हुआ एक विशेषता है। तो इसमें क्या है कि जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स, तो एक ऑर्डर फॉलो होता है, और जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉलो किया जाता है कि ये इस मामले में ये बयान या फिर ये जजमेंट दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड होने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया तो उसे कहीं और लेके जाया नहीं जा सकता, अपील नहीं किया जा सकता। अपील किया जा सकता है, और आपको दूसरे कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्या बोलते हैं उसको, फैसला सुनने का अधिकार है। दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड। ओके, नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हमारी जो न्यायपालिका है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, और किसी भी पोस्ट में, जुडिशरी के किसी भी पोस्ट में बायसनेस नहीं दिखाया जाएगा कि इस जज को हम फेवर करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में यानी कि जो कार्यपालिका है वो ताकतवर है तो इसको फेवर कर दिए तो वो बन गया। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि जज जो होगा
कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसकी टेन्योर सिक्योरिटी होगी, पेमेंट सिक्योरिटी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा सिक्योरिटी होगी, अपने स्टाफ नियुक्त करने की आज़ादी होगी, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से हम जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी को भी अश्योर कर लेते हैं। मुबारक हो। ये कुछ थे विशेषताएं संविधान की जो आपने अभी अभी जानी। धन्यवाद।